हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युगराज आज आप लोग के लिए चिल्ड्रन एंड वीमेन एंड स्पोर्ट्स का लास्ट पार्ट लेके आ गया हूं, जहां पर मैं आज बात करूंगा कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके कॉजेज के साथ साथ रेमेडीज या मैनेजमेंट की। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। क्या क्या पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि कॉमन होती हैं और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसकी रेमेडीज क्या होती है और उसके रीजन क्या क्या होते हैं, क्यों ये हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर की अगर बात करते हैं तो स्पाइन अगर उनके अलग अलग जो है कर्व होने के कंडीशन के अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस। तो सबसे पहले हम काइफोसिस को देखते हैं। तो काइफोसिस क्या है? एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट। मींस जब आपका स्पाइनल कर्वेचर जो है फ्रंट के साइड में जब कर्व हो जाए, यानी आपका थ्रोएसिस की जो ये पोर्शन होता है ये आपका बाहर की तरफ निकल जाए, तो उसको बोलते हैं काइफोसिस, जिसको कि कुबड़ निकलना भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन होती है काइफोसिस की। अब इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है आपका, अगर हम काउजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन की कंडीशन में क्या होती है, अगर किसी भी तरीके से आपको जो भी विटामिन मिनरल्स की चाहिए आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट्स के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए, अगर वो नहीं मिल पाता है तो मसल्स वगैरह वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये काइफोसिस क्रिएट हो जाता है। दूसरा इसके पीछे रीजन है इलनेस, बीमारी जो होती है। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, एक वीकनेस की फीलिंग उनको हमेशा रहती है। तो वीकनेस की फीलिंग होने की कंडीशन में क्या होता है कि वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, यानी उनके जो एक्सिस होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था कि एक्सिस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, काइफोसिस क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है इम्प्रॉपर फर्नीचर। फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फर्नीचर सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो स्कूल्स में जो फर्नीचर यूज किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि वो एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, एज के अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनको आगे बहुत ज़्यादा झुक के लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से ये फर्नीचर भी जो होते हैं आपके, अगर फर्नीचर प्रॉपर नहीं है, आपके घर में जो फर्नीचर वो यूज किए जा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो काइफोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। दूसरी अगर रीजन्स की अगर बात करें तो आता है लीनिंग फॉरवर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आगे की तरफ झुक के चलते हैं, आगे की तरफ झुक में। आजकल देखिए तो मोबाइल्स बच्चे यूज कर रहे हैं, आगे की तरफ झुक के यूज कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो झुक के पढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी कंडीशन जो होती है ये भी काइफोसिस का बड़ा रीजन हो सकती है। उसके अलावा कैरिंग हैवी वेट ऑन शोल्डर। हैवी वेट की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हैवी वेट करने की कंडीशन में जो लेबरर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो अपने अलग अलग जो है शोल्डर्स पे सेम वेट ना रख के अलग अलग वेट रखते हैं, एक ही शोल्डर पे वेट जो है कैरी करते हैं। तो इस वजह से उसकी वजह से भी एक्सिस चेंज हो जाता है और काइफोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा रिकेट्स एक बड़ा वजह है। रिकेट्स में क्या होती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रॉपर कैल्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रिकेट्स क्रिएट होती है और रिकेट्स की वजह से कहीं की भी बोन टेढ़ी हो सकती है, जिसमें कि आपका स्पाइन भी एग्जिस्ट करता है। तो स्पाइन कर्वेचर में काइफोसिस जो है वो रिकेट्स की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा एक रीजन है साइनस अमॉन्ग गर्ल्स। अगर गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, उनके अंदर जो उनका शर्मीला स्वभाव होता है, जिससे वो क्या करती हैं, अपने जो है फेस को नीचे करके चलती हैं, जिसकी वजह से फेस को जैसे ही आप नीचे करते हैं तो आपका हमने जो एक्सिस बताया था ईयर का, शोल्डर का, हिप जो है पेल्विस रीजन का सेंटर पॉइंट, उसके अलावा नी और एंकल का जो हमने बताया था एक्सिस, वो चेंज हो जाता है और आगे की तरफ झुकने की वजह से थ्रोएसिस केज बाहर निकल जाता है, जिससे कि काइफोसिस क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा क्राउडेड एरिया भी होता है, इनएडिकेट लाइटिंग भी होती है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि काइफोसिस की वजह होते हैं। अब बात करते हैं अगर ये हो जाते हैं तो उस कंडीशन में कैसे इनको, व्हाट इज द करेक्टिव मेजर्स ऑफ द काइफोसिस
काइफोसिस, कैसे इनको हम क्योर कर सकते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स की बात करें, चाहे रेमेडीज की बात करें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, कभी कभी ऐसा होता है सीबीएसई में रेमेडीज के नाम से भी पूछ दिया जाता है, करेक्टिव मेजर्स के नाम से भी पूछ दिया जा सकता है, और उसके अलावा मैनेजमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। पॉस्चरल डिफॉर्मिटी एंड देयर मैनेजमेंट, उस भी कंडीशन में आपको आंसर सेम होगा, उसके लिए कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आता है सिट इन ए चेयर इन फुल डेप्थ। कोई भी आप चेयर पे बैठिए, सबसे ये आपके एक्सरसाइज एक तरीके की होती है कि जब आप चेयर पे बैठिए तो उसकी फुल डेप्थ में बैठिए। तो जैसे ही फुल डेप्थ में आप बैठेंगे तो अपने आप आपका स्पाइनल कॉलम जो उसके पीछे वाले पोर्शन होता है चेयर से, उससे सटेगा और आपका स्पाइनल कॉलम इरेक्ट हो जाएगा। तो इरेक्ट सीटिंग पोजीशन की वजह से भी आपका काइफोसिस क्योर हो सकता है। उसके अलावा आता है पुट अ पिलो अंडर द बैक व्हाइल स्लीपिंग। जब कभी भी जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो जब कभी भी अगर वो सोएं तो अपने पीठ के पीछे अगर एक पिलो लगा लेते हैं, जहां पर उनका कुबड़ वाला हिस्सा होता है, काइफोसिस वाला रीजन जो होता है, उसके नीचे तकिया लगा के सोने से भी आपका काइफोसिस क्योर हो सकता है। उसके अलावा धनुरासन है, चक्रासन है और भुजंगासन। आप देख सकते हैं धनुरासन को, चक्रासन को और उसके अलावा भुजंगासन किस तरीके से परफॉर्म करने पे इस तरीके के आर्क को मेंटेन किया जा सकता है। कोई भी है, आपको जिस तरीके का आपका कर्व है काइफोसिस में, उसके अपोजिट जो लोड पड़े, जो अपोजिट टेंशन हो, हमें ऐसी ही एक्सरसाइज करनी होती है। तो इस तरीके के योगा भी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके काइफोसिस को क्योर करने में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है तो वो ओवरनाइट नहीं होती है, रातों रात वो देखने को नहीं मिलता है, धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे क्योर होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो काइफोसिस को क्योर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरा आपका स्पाइनल कर्वेचर आता है वो आता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि इट इज अ इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। इट इज एन इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। मतलब इनवर्ड का मतलब जब अंदर की तरफ आपका स्पाइन होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि आपका लंबर रीजन जो होता है वो अंदर की तरफ जो होता है वो कर्व हो जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्पाइनल कर्व जो होता है वो लंबर रीजन में आपका कर्व हुआ है। ठीक, तो ये कहलाता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के भी जैसे हमने काइफोसिस में बताया, आपके जो है लॉर्डोसिस के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। लाइक सबसे पहले आता है इम्बैलेंस डाइट। इम्बैलेंस डाइट या मॉल न्यूट्रिशन की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि मसल्स वगैरह जो होती हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम आती है और लंबर रीजन आपका कर्व हो जाता है। दूसरा आता है आपका इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। सेम वही चीज़ बताया कि न्यूट्रिशन की जब कमी होगी तो आपकी मसल्स जो होगी उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट। एनवायरनमेंट की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरीके का जब पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर कि जो है हर तरीके के आपके एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसके इफेक्ट की वजह से, इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह की वजह से इस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रीज़न है वो होता है स्टूडेंट्स इसमें ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में आपका लॉर्डोसिस होता है। लॉर्डोसिस में होता क्या है कि ओबेसिटी में क्या होता है कि जब आपके टमी बाहर आ जाते हैं तो टमी बाहर आने की कंडीशन में आपका लंबर रीजन आगे की तरफ खींच जाता है, यानी आपका स्पाइन जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, आगे की तरफ वो जो खींच जाता है। इसी वजह से ओबेसिटी को सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है आपके लॉर्डोसिस के लिए। फिर उसके बाद अगर जो है ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें पहले चीज़ की ना हो, उसके लिए प्रिकॉशन ये करना है कि ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा मसल्स वगैरह वीक हो, ओबेसिटी की कंडीशन नहीं आने देना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट हो, सुटेबल इन्वायरमेंट हो फॉर द लिविंग।
तो इसके साथ साथ अगर इनकेस किसी को अगर हो जाता है तो उसके लिए रेमेडीज हम क्या क्या रखेंगे। तो रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सीटअप्स रखते हैं। अब इसमें भी आपको जिस तरीके से कर्व है उसके अपोजिट आपको एक्सरसाइज करनी होती है। तो सबसे पहले अगर आपको सीटअप्स करना है तो सीटअप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका स्ट्रेचिंग पोजीशन कहाँ पर होती है, किस तरीके से आपका जो लंबर रीजन होता है वो बाहर की तरफ धीरे धीरे खींचना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। उसके अलावा जो है लीनिंग फॉरवर्ड ऑन टेबल वगैरह पर बैठ के आप जो है आगे की तरफ झुक सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लंबर रीजन है, जो टमी है, वो धीरे धीरे भीतर की तरफ जाने लगेगा, जिसकी वजह से स्पाइन आपका सीधा जो है सीधा हो जाएगा। उसके अलावा हलासन और पश्चिमोत्तासन, आप देख पा रहे होंगे कि हलासन और पश्चिमोत्तासन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ये पोज मेंटेन करने से अपने आप आपका जो लॉर्डोसिस होता है धीरे 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 वो भी क्योर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा टो टचिंग एक्सरसाइज है, आप जो है खड़े होकर आप टो टचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉर्डोसिस क्योर हो सकता है। बीम एक्सरसाइज इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। आप बीम पे हैंगिंग जो है हॉरिजॉन्टल बार पे आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि ये आपका लॉर्डोसिस क्योर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारे स्पाइनल कर्वेचर का जो तीसरा पार्ट है स्कॉलियोसिस की। अब स्कॉलियोसिस की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस जो है एक पॉस्चरल एडाप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन द लैटरल डायरेक्शन, मतलब लैटरल डायरेक्शन में अगर आपका स्पाइन जो है वो बेंट हो जाता है। आप फिगर में देख रहे होंगे किस तरीके से लैटरल डायरेक्शन में ये बेंड हुआ आपका स्पाइन, तो ऐसी डिफॉर्मिटी को बोलते हैं स्कॉलियोसिस। इसके भी बहुत सारे, अगर कॉजेस की हम बात करते हैं तो बहुत सारे इसके भी रीजन होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका इलनेस और इंजरी, बीमारी की वजह से। हमने आपको प्रीवियस आपके इसमें भी बता रखा है कि जो भी हमने अभी काइफोसिस और लॉर्डोसिस की बात किया उसमें भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से अगर इलनेस होता है तो उसमें कैसे जो है वीकनेस की वजह से झुक के चलते हैं, या कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी होने की चांसेस भी होते हैं। तो अगर स्पाइन में अगर इंजरी हो गई अगर किसी भी तरीके से, तो वो लेटरल साइड में बेंड हो सकता है। तो ये जो होता है इलनेस और इंजरी एक बड़ी वजह होती है आपके स्कॉलियोसिस की। दूसरा आता है आपका फॉल्टी सिटिंग पोजीशन। जो सिटिंग पोजीशन होता है स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये अगर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है तो स्टूडेंट्स में वो क्या होते हैं कि लिखते पढ़ते समय वो हल्के से तिरछे होके गलत तरीके से बैठ के लिखते हैं, पढ़ते हैं। इसी वजह से उनका जो स्पाइन है वो धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, लेटरल साइड में बेंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये डिफॉर्मिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आता है अनकंफर्टेबल डेस्क यानी इनसूटेबल फर्नीचर, जो कि अभी हम प्रीवियस में भी बात कर चुके हैं कि अगर जो फर्नीचर है यानी जो डेस्क है स्टूडेंट्स के पढ़ने का, अगर वो भी कंफर्टेबल नहीं है, उनके हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस भी कंडीशन में स्कॉलियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कैरिंग हैवी वेट ऑन शोल्डर, अगर शोल्डर पे अगर किसी भी तरीके से हैवी वेट वो कैरी करते हैं, उस कंडीशन में भी उनको स्कॉलियोसिस जो होता है वो हो सकता है। उनका जो स्पाइन है वो लेटरल बेंडिंग उसमें हो सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रिकेट्स। रिकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स की भी कंडीशन में जितनी भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं उस सब में रिकेट्स एक बड़ी वजह होता है। तो रिकेट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आपको स्कॉलियोसिस की हो सकती है। अब बात करते हैं कि इनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, इनके करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स में सबसे पहले आता है बेंडिंग एक्सरसाइज। हमें जो है जो लेटरल बेंडिंग जो सी शेप है उसके अपोजिट साइज की बेंडिंग एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे कि उस पर धीरे धीरे प्रेशर पड़े और इसका जो आपका स्पाइन है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर वापस आना शुरू कर दे। इसके साथ साथ है हैंगिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बार। इसको अभी हमने बताया है कि हॉरिजॉन्टल बार अगर है, अगर वो उस पर आप हैंग होते हैं और उसके साथ साथ उसको पकड़ के आपकी स्विंग होने की कंडीशन आती है, तो उन सब कंडीशन से भी, उस एक्सरसाइज से भी स्कॉलियोसिस आपका क्योर हो सकता है। इसके अलावा आता है स्विम बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। आप देख रहे होंगे ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक की स्विमिंग कैसी होती है, बटरफ्लाई होती है। उसके अलावा आपका ये आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी मेथड होते हैं स्विमिंग की, लेकिन जो ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक होती है
उसमें उस तरीके से स्विमिंग करने से भी हमारे जो स्पाइन पे होता है वो जोर पड़ता है और धीरे धीरे वो क्योर हो जाता है। इसके अलावा अगर आसन की बात करें तो अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन और ताड़ासन, ये भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनकी पोजीशन होती है करने से। ऐसे करने से भी हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, ताड़ासन करने से स्पाइन इरेक्ट होता है और कहीं ना कहीं वो स्कॉलियोसिस को क्योर करता है। अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन है, उसमें क्या होता है, त्रिकोणासन में अपोजिट साइड में बेंडिंग होती है, जिसकी वजह से ये कोई भी इस तरीके की अगर स्कॉलियोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो क्योर हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम बात करते हैं लेग डिफॉर्मिटीज की। अभी तो हमने बात किया स्पाइनल कर्वेचर की, अब बात करते हैं लेग डिफॉर्मिटीज की। लेग डिफॉर्मिटीज में आपके नॉकनी होता है, बोलेग होता है, फ्लैट फीट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉकनी क्या है। नॉकनी है व्हेन बोथ नीज नॉक और टचेस टू ईच अदर व्हाइल स्टैंडिंग। जब आप खड़े हों तो उस कंडीशन में आपके दोनों नी एक दूसरे में टच करें, एक दूसरे को ओवरलैप करें, कोलाइड करें, या तो जो आपकी ये कंडीशन होती है कि ये एक दूसरे को टच भी अगर करती हैं तो वो क्या होती हैं आपके चलने में। आप देख रहे होंगे फिगर में जिस तरीके से, आप देखिए कि किस तरीके से नॉकनी की कंडीशन होती है, जिसमें कि आपके दोनों नीज जो होते हैं एक दूसरे पे कोलाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, टच करते हैं, जिससे कि चलने में दिक्कत आती है, दौड़ने में आती है। इस तरीके के पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा वो रनिंग नहीं कर सकते, कुछ दूर जाएंगे और वो रनिंग करते हुए गिर सकते हैं। ऐसे अगर किसी भी कोई भी डिफॉर्मिटीज अगर किसी पर्सन को हुई है तो वो कभी भी डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर में नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है इन सब सारी चीज़ों को लेकर, शुरुआत से ही, चाइल्डहुड एज से ही। तो इसके अगर कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर ये बात करते हैं लैक ऑफ बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट इसमें सबसे पहले आता है कि कैसे बैलेंस डाइट अगर हम प्रॉपर नहीं लेते हैं, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस, हमें प्रॉपर मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो उन सब कंडीशंस की वजह से भी किसी न किसी डायरेक्शन में, चाहे आपका लेफ्ट चाहे राइट, जो होगी आपकी नी एक दूसरे के ऊपर टच करने लगती है, वो बेंट हो जाती है। दूसरा आता है वीकनेस ऑफ मसल्स। वीकनेस ऑफ मसल्स की अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन में, तो मसल्स के अंदर जब वीकनेस होती है तो वो किसी भी साइड में बेंड हो जाती हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है नॉकनी के लिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका रिकेट्स। रिकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया कि हर डिफॉर्मिटीज के लिए रिकेट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसमें कि आपके कोई भी बोन्स आपकी टेढ़ी हो जाती है, जिसमें कि आपको नॉकनी भी हो सकता है। हमने स्पाइनल कर्वेचर में भी आपको बताया कि वो हो सकता है, और नॉकनी की भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा रीजन और रीजन देखा गया है वो अननेसेसरी हेस्ट टू मेक द चाइल्ड स्टैंड और वॉक इन इन्फेंसी। बच्चे पैदा नहीं होते कि घर वाले उनको चलाने की जल्दबाजी दिखाने लगते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा बैठ जाएगा, उनको लगता है कि उनका बच्चा दौड़ने लगेगा। बहुत जल्दी क्या करते हैं, कुछ अगर बच्चे चलने भी लगते हैं तो कुछ लोग बच्चों को लेकर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। अब बच्चा वो तो बताएगा नहीं कि उसके जो है पैर के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, वो थक जाता है तो रोने लगता है, लेकिन वो जो उसके लोड की वजह से, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, वो धीरे धीरे बोन्स उनकी इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और वो काइफोसिस का रूप ले लेती है। तो ये एक बड़े जो है कॉज के रूप में ये होता है नॉकनी के लिए। अब अगर हम बात करते हैं रेमेडीज की कि कैसे रेमेडीज कौन कौन सी हैं जिनसे कि नॉकनी ठीक किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर कोई चीज़ माना गया है तो वो होता है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग अगर कोई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हॉर्स राइडिंग कंडीशन में नॉकनी, दोनों नी पहले चीज़ की दूर होती हैं, और दूसरा राइडिंग करते समय क्या होती हैं कि आपके नीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है घोड़े की बॉडी से, जिसकी वजह से धीरे 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 दूर होने की वजह से वो सारी चीजें आपकी काइफोसिस जो होता है क्योर हो जाती है। दूसरा आता है कीप अ पिलो बिटवीन द नीज। जो आप जब कभी भी ऐसे हो, कभी आप खड़े होकर कुछ देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सोते समय भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपको अपने नी के बीच में एक पिलो रख लेना है। तो पिलो रखने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो डिस्टेंस है, जो आपकी जो गैप है वो धीरे धीरे मेंटेन होने लगेगा और आपका ये काइफोसिस जो है वो
क्योर हो सकता है। उसके अलावा टेकिंग कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल इसलिए जरूरी है, ये हर तरीके की डिफॉर्मिटीज में जरूरी है, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल में होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें हर तरीके के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की डिफिशियंसी होती है, जिसको फुलफिल करता है ये कॉड लिवर। और उसके अलावा पद्मासन हो गया, गोमुखासन हो गया, ये 2 आसन भी हैं जिनसे कि ये क्योर किया जा सकता है। इनको करने के पोजीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे इनको किया जाता है, कौन सा पोजीशन होता है, तो जिससे इनके नीज के ऊपर जो है स्ट्रेचिंग होती है और ये क्योर हो जाता है। तो नॉकनी जो होती हैं उनको कॉजेज और रेमेडीज बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, हमें कौन सी जो है किसी भी तरीके से बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग भी नहीं करनी होती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमने बताया जिससे कि हमें नॉकनी हो सकती है। तो अगर हो जाती है तो उससे बचने के भी उपाय हैं, धीरे धीरे करके नॉकनीज क्योर हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हमारे लेग डिफॉर्मिटीज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका बो लेग्स। बो लेग्स, बो का मतलब धनुष होता है, धनुषाकार जब आपके पैर हो जाएं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि किस तरीके से जब आपके वाइड गैप बिटवीन द नीज, जब आपके नीज के बीच में वाइड गैप हो जाए तो उसको बोलते हैं बो लेग्स। जब उनके बीच जो गैपिंग होती है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं बो लेग्स। इसीलिए इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ द नॉकनी। नॉकनी की कंडीशन जो होती है जिसमें नीज कोलाइड करती हैं, उसके जस्ट अपोजिट होता है आपका बो लेग, जिसमें नीज की जो है बीच के गैप जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कॉजेज अगर बात करें तो सेम एज नॉकनी होते हैं, लाइक लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है कि डिफिशियंसी हो जाती है फास्फोरस की, कैल्शियम की, इन सब की जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं उनके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द नी रीजन, नी रीजन के जितने भी हैं आपके मसल्स हैं, अगर उनकी वीकनेस की अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपका इस तरीके का बो लेग की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद रिकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स की कंडीशन भी यही होती है कि रिकेट्स की कंडीशन में भी जब आपका किसी भी साइड में इनवर्ड अगर बेंडिंग हो गया तो वो नॉकनी हो जाता है, अगर आउटवर्ड बेंडिंग हो गया तो वो बो लेग्स हो जाता है। उसके साथ साथ अननेसेसरी हैज टू मेक द चाइल्ड स्टैंड और वॉक इन इन्फेंट्स, इसमें भी यही है कि इन्फेंसी की एज में अगर बच्चों को जल्दी चलाने की जो इच्छा होती है, बहुत जल्दी कि वो जल्दी से चलने लगें, जल्दी से दौड़ने लगें, या ज़्यादा देर तक उनको ज़बरदस्ती चला दिया तो उसकी वजह से क्या होती है कि उनकी बोन जो होती है वो आउटवर्ड बेंड हो जाती है, नी आउटवर्ड बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से बो लेग हो जाता है। अगर इसको क्योर करने की बात करें, करेक्टिव मेजर्स की बात करें, रेमेडीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रॉपर जितने भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें प्रॉपर मिलने चाहिए, विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए, जिससे कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मसल्स का अच्छे तरीके से हो सके, बोन्स का अच्छे तरीके से बोन स्ट्रेंथन हो सके। तो इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके साथ साथ कॉड लिवर ऑयल अभी हमने बताया, कॉड लिवर ऑयल में जो होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जिसके जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो उसके फुलफिल करने से भी ये इस तरीके की चीज़ें दूर हो सकती हैं। उसके अलावा वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, जो हमें क्या करना है कि अपने टोज में इस साइड से जो है इनर साइड को बेंड करके थोड़ा सा चलना होता है, इनर साइड्स पे चलना होता है, जिससे कि प्रेशर अंदर की तरफ पड़ता है और वो जो गैप ज़्यादा है वो कम हो सकता है। उसके अलावा योगा की अगर बात कर रहे हैं, आसना की अगर बात करें तो अर्ध चक्रासन और गरुड़ासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जिनको करने से, ये आप देख रहे होंगे कि गरुड़ासन कैसे किया जा सकता है और आपका अर्ध चक्रासन कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्योर किया जा सकता है। तो बो लेग को भी क्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज की जो हम बात करते हैं तो आता है फ्लैट फीट। ये भी एक बड़ा जो होता है डिफॉर्मिटीज होती है जो कि अक्सर लोगों में देखने को मिल जाती है। लोग अवेयर नहीं होते इसके बारे में, लेकिन ये अक्सर पता चला कि उनके अंदर मौजूद होता है। तो फ्लैट फीट क्या है? अब्सेंस ऑफ द आर्क इन द सोल। आर्क अगर किसी भी तरीके से आपके जो तलवा होता है पैर का, उसके नीचे अगर आर्क नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके का आर्क आपके तलवे में होना चाहिए, आपके सोल में होना चाहिए। इस तरीके का आर्क अगर नहीं है तो वो आपका फ्लैट फीट कहलाता है।
फ्लैट फीट को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी आप बाथरूम से निकलिए नहाकर, या हाथ जो है सीधे सीधे आप पंजों को अपने पैर के पानी में डिप करिए। डिप करने के बाद उसको जो है आप फ्लोर पे उसका अगर आप जो है देखते हैं फुटप्रिंट अगर आप देखते हैं, तो अगर इस तरीके का देखिए, आप दोनों चीज़ आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल सोल कैसा होता है और फ्लैट फीट का कैसा होता है। तो ये दोनों पे आप देख रहे होंगे कि अगर इस तरीके का फुटप्रिंट आता है, आर्क जिसमें आता है, तब तो आपको फ्लैट फीट नहीं है। अदरवाइज अगर फ्लैट एकदम आती है आपका फुटप्रिंट, तो आप फ्लैट फीट से सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे काजेज होते हैं। सबसे पहला फॉल्टी पोस्चर हमने बताया, चलने का, बैठने का, ये सब जो गलत तरीका होता है उसके वजह से भी आपका फ्लैट फीट हो सकता है। दूसरा आता है आपका हैवी वेट, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होने की वजह से भी, बहुत ज़्यादा जो ओवर वेट होते हैं, एक्सेसिव वेट वाले लोग जो होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनका भी सोल जो होता है, जो तलवा होता है, वो सपाट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा जो 10 से 12 घंटे जो गार्ड वगैरह की जॉब जो कर रहे होते हैं, वो उनको कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से भी ये फ्लैट फीट की जो डिफॉर्मिटी होती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आता है अनसूटेबल फुटवियर, ये बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि सस्ता पहनने के चक्कर में हम अनसूटेबल फुटवियर ले लेते हैं। गर्ल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा हील्स का यूज करने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनका सोल जो होता है पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है। उसके अलावा वीक मसल्स की अगर बात करते हैं, अगर किसी भी तरीके से मसल्स जो होती हैं सोल की अगर वो वीक हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से भी फ्लैट फीट हो जाता है। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो उनको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो आता है वॉकिंग ऑन हील्स, आपको हील पे वॉक करना होता है। दूसरा आता है वॉकिंग ऑन टोज, आप टो पे अपने खड़े होके आप उसमें वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग ऑन रोप, रस्सी पे चलने की जो होती है एक्सरसाइज, उस पे करने से वो धीरे धीरे आर्क मेंटेन होता है। वॉकिंग ऑन स्लोप जो होता है, स्लोपी सरफेस जो ढलान वाला होता है, उस पे चलने से क्या होता है कि आप पंजे के दम पे चलते हैं, पंजे के बलबूते चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आर्क धीरे धीरे मेंटेन होता है। वॉकिंग ऑन सैंड, बालू पर चलने की वजह से क्या होता है कि जब आपका पंजा बालू में जो है चलते समय हल्का हल्का जो है प्रेस होती है सैंड, और उसमें आपका पंजा धंसता है पैर का, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस पर प्रेशर पड़ता है और आर्क मेंटेन होता है। उसके अलावा सूटेबल फुटवियर, हमेशा सूटेबल फुटवियर, ऐसे शूज पहनिए स्पोर्ट्स शूज की तरह, स्पोर्ट्स शूज अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं ऐसे शूज आप पहनिए। ऐसे बहुत ज़्यादा हाई हील आप मत यूज करिए, ऐसे शूज यूज करिए जिसके अंदर आर्क मेंटेन हो। तो अपने आप क्या होगा कि जब आपके आर्क शूज में होगा तो आपके पैर का आर्क जब जाके उसमें फिट बैठ जाएगा तो वो आपको कंफर्ट भी देगा और फ्लैट फीट जैसी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होंगी। और उसके अलावा आता है वज्रासन। वज्रासन की अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर अगर वज्रासन भी हम करते हैं परफॉर्म, तो हमारा ये फ्लैट फीट का जो होता है क्योर हो जाता है, उसमें आर्क मेंटेन होने लगता है। तो ये बाकी जितने भी वॉकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके सोल में आर्क मेंटेन करने के लिए होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से, रेगुलर इस तरीके की वॉकिंग करने से वो आर्क मेंटेन हो जाता है और आपका फ्लैट फीट क्योर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब लास्ट पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो आता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर एक्चुअल में है क्या? व्हेन शोल्डर बिकम राउंड एंड बेंट फॉरवर्ड, जब आपका शोल्डर राउंड हो जाए। राउंड होने का मतलब ये है कि जो शोल्डर का जो मेजरमेंट हम करते हैं ये चीज़ एकदम राउंड हो जाए, मींस ये पोजीशन जब नैरो हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं राउंड शोल्डर, जिसमें शोल्डर का जो अलाइनिंग होता है, जो हमने पहले ही बता रखा है आपको, वो ईयर के रिलेशन में कह सकते हैं वो एक्सिस से आगे निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के कॉजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मॉल न्यूट्रिशन। किसी भी तरीके से अगर मॉल न्यूट्रिटेड अगर कोई पर्सन है तो उसको ये प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। उसके बाद आता है कैरिंग हैवी वेट ऑन शोल्डर। हैवी वेट ऑन शोल्डर की कंडीशन में क्या होता है कि एक ही शोल्डर पे जब लेबरर वगैरह रख के कोई भी वेट कैरी करते हैं तो उस कंडीशन में उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है।
अगर आप जो है अगर लटका के भी कोई चीज़ सपोज करिए थैले वगैरह में आप हैंग करके लेके जा रहे हैं, और अगर एक ही साइड आपने ज़्यादा रखा हुआ है वेट और जो है दूसरे आपके हाथ में वो वेट बैलेंस नहीं है, तब पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम राउंड शोल्डर की आ जाती है। उसके अलावा आता है वियरिंग टाइट क्लॉथ्स। टाइट फिटिंग क्लॉथ्स जो होते हैं, अगर यूथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि नुकसान ही होता है कि अगर जैसे अंडरगारमेंट वगैरह अगर आप जो है टाइट फिटिंग क्लॉथ्स अगर आप पहनते हैं तो उससे क्या होती है कि जो शोल्डर की पेक्टोरल मसल्स होती हैं, चेस्ट के पास जो मसल्स होती हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिससे वजह से आपको राउंड शोल्डर हो सकता है। उसके अलावा आता है वीक मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड शोल्डर। किसी भी तरीके के अगर मॉल न्यूट्रिशन है अगर आपके अंदर, तो मॉल न्यूट्रिशन की वजह से अगर प्रॉपर डिफिशियंसी वगैरह है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका वीक मसल्स जो होते हैं चेस्ट एंड शोल्डर का, उसकी वजह से राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी हो जाती है। उसके अलावा फॉल्टी पोस्चर व्हाइल रीडिंग, इसकी अगर बात करें तो रीडिंग के समय भी क्या होता है, अगर फॉल्टी पोस्चर होता है, फॉल्टी पोस्चर जो होता है वो कभी कभी जो होता है फॉल्टी फर्नीचर की वजह से भी हो जाता है। तो इन सब सारी वजह से भी पढ़ते समय क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा लीनिंग फॉरवर्ड कंडीशन है आपकी, तो उनसे भी आपको राउंड शोल्डर हो जाएगा। अगर बात करते हैं रेमेडीज की, इसके करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं, क्या क्या है इसके करेक्टिव मेजर्स, तो उसमें सबसे पहले आता है बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज। बैकवर्ड साइड में बेंड होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा शोल्डर पीछे की तरफ जाता है, और वो क्या होता है कि वो अलाइन होता है ईयर के, और जो हमने बता रखे हैं आपके रेशियो, वो अलाइनिंग पॉइंट्स पे जाके अलाइन होता है। तो बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज जो होती है एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है क्योर करने के लिए राउंड शोल्डर। उसके अलावा आता है हॉरिजॉन्टल बार एक्सरसाइज। हमने बता रखा है कि स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या शोल्डर वाली जो प्रॉब्लम राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, उसमें अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल बार एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन, इन सब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनके पोज होते हैं। वो सारे पोज मेंटेन करने से भी आपके राउंड शोल्डर क्योर हो जाता है। वियरिंग जो आपके क्लॉथ्स होते हैं वो टाइट फिटिंग नहीं होने चाहिए, जिससे वजह से आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा टाइट फिटिंग क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए बहुत ही ज़्यादा जो टाइट हो। तो ये सब जो करेक्टिव मेजर्स हैं अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो ये हमारा राउंड शोल्डर को वो करेक्ट कर देते हैं, वो सही कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कोई भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज जो होती है वो ओवरनाइटली ना तो होती है और ना ही वो क्योर होती है। तो धीरे धीरे आपको उसको क्योर करना है, और धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज जो होती है उसको करते रहना है। ब्रेकेज उसमें किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज क्योर की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज और उसके करेक्टिव मेजर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए, मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।